दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि जहाँ निर्मला देवी को आनंद सरताज के सीक्रेट रूम में लेकर जाया जाता है, अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। उसे देख निर्मला देवी उससे पूछती है, कौन है आप जिससे मैं मिलने आई हूँ? निर्मला देवी की बातें सुनकर आनंद सरताज के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। वह बोला, यह कैसी बचकानी सवाल है निर्मला, जिसका जवाब तुम अच्छी तरह से जानती हो। ऐसे क्या लेना पसंद करोगी, चाय, कॉफ़ी या कुछ और? वह बोली, जवाब तो मैं जानती हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। जो इंसान मेरे सामने खड़ा है वह इतना बेदर्द और बेरहम कैसे हो सकता है? निर्मला देवी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह फिर बोली, 25 साल हो गए इंदर को ढूंढते हुए, लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। बिना कुछ कहे हमसे छोड़कर चले गए और आज तक इस उम्मीद से जी रहे थे कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे या वह लौट कर जरूर आएंगे। लेकिन यह नहीं जानते थे कि जिस इंदर को हम सब इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, एक दिन वह आनंद सरताज के रूप में हमारे सामने होगा। आप इंदर हो जिसे अब तक हम आनंद सरताज समझ रहे थे। अब तक हम यह समझ रहे थे कि आपको गायब करने के पीछे आनंद सरताज का हाथ था, लेकिन नहीं जानते थे कि एक दिन आनंद सरताज के रूप में आप हमारे सामने आ जाएंगे। यह कह निर्मला खुद ही चौंक पड़ी थी। क्यों इंदर, आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? आपको 25 साल हम याद नहीं आए? बोलिए। कहते कहते उनकी आंखों में दर्द और आंसू आ गए थे। आनंद सरताज बोला, हाँ, यही सच है कि मैं तुम्हारा इंदर ही हूँ, लेकिन दुनिया के लिए आनंद सरताज। और मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो तुम? जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम जानती हो। इधर सपना गाड़ी में बैठे बैठे बोर होने लगी थी। 1 घंटा हो गया, आंटी अब तक बाहर क्यों नहीं आई? ऐसी भी क्या बात है जो अब तक पूरी नहीं हुई? ओ गॉड, वेट करना कितना बोर लगता है। निर्मला देवी की भी आवाज़ अब तेज हो गई थी। वह बोली, वजह चाहे जो भी था, किसी और की गलती की सजा मुझे क्यों मिली? सच तो यह है इंदर कि आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। आपका तो प्यार हमेशा से ही कोई और ही था। बहुत आसान था आपको मुझे छोड़कर जाना, लेकिन राजवीर, उसे किस बात की सजा सुनाई? आपने उसके सिर से उसके पिता का हाथ कैसे हटा लिया? वो आज तक अपने पिता के प्यार के लिए तरस रहा है, आपको ढूंढ रहा है। बिना सच जाने आपका छोड़कर जाने की वजह वो मुझे समझता है। आपकी वजह से वो मुझसे भी नफरत करता है। क्या कहूँ, क्या बोलूँ उसे कि जिसे वो ढूंढ रहा है उसका पिता आनंद सरताज बनकर बैठा हुआ है? बोलिए इंदर, किस किस बात की हमें सजा दी है? आनंद सरताज बोला, सजा तो मैंने पाई है निर्मला। मैंने 25 साल वनवास काटे हैं और इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है, और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं, जो मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं। निर्मला देवी भी गुस्से में आ गई और बोली, जानती हूँ आपके लिए क्या मायने रखता है और क्या मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया हमारी लाइफ बर्बाद करने की? मेरा बेटा, उसे मैं क्या जवाब दूं? उसे कैसे समझाओ कि वो अपने बाप के लिए कोई मायने नहीं रखता है? जिस बाप के लिए वो अब तक तड़प रहा है, उसका बाप बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल आदमी बन गया है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर रिश्ते को कुचलकर आगे बढ़ जाता है। सच कहूँ, आप वो इंदर हो ही नहीं जिस इंदर को हम सब जानते थे। निर्मला की बातें सुन आनंद सरताज खुद को काम डाउन किया और बोला, अपने बेटे की सगाई की तैयारी करो निर्मला। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे सवालों का तूफान उमड़ आया है, लेकिन तुम्हारा कोई भी सवाल का जवाब अभी फिलहाल मैं नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहती हूँ कि असल में आनंद सरताज कहाँ है और वो वंदना कौन है? चल क्या रहा है आपके दिमाग में? कुछ तो बोलो। यकीन नहीं होता कि आनंद सरताज के सारे इलीगल काम आप करते हैं, वो भी उसकी पहचान चुराकर। जब राजवीर को आपकी सच्चाई मालूम चलेगी तो वो आपसे नफरत करने लगेगा। आनंद सरताज को अब गुस्सा आ गया था और वो बोला, बस बहुत हो गया निर्मला, कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ।
क्या जानना चाहती हो? यही ना कि आनंद सरताज कहाँ है? तो सुनो, वह मर चुका है। अब दुनिया के लिए मैं ही आनंद सरताज हूँ। रही बात तुम्हारे बेटे राजवीर की, तुम उससे कुछ नहीं बताने वाली हो। यदि ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, जिस बेटे की तुम मुझे कब से इतनी दुहाई दे रही हो, वह बहुत जल्द मेरी दुनिया का नया बादशाह बनेगा। यह सुन निर्मला देवी चौंक गई थी और बड़ी दृढ़ता के साथ बोली, नहीं, मेरा बेटा आपके जैसा नहीं है। वो कभी आपकी दुनिया में कदम नहीं रखेगा। मैं उसे मजबूर कर दूंगा निर्मला, बस तुम देखती जाओ। आनंद सरताज भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब जाओ अपने बेटे की सगाई की तैयारी करो। आनंद सरताज का आत्मविश्वास देख वो घबरा गई थी। वह बंगलों से बाहर निकलती है तो सपना उन्हें देखकर खुद से कहती है, आंटी के चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अंदर ऐसा क्या हुआ होगा? मुझे राजवीर को बताना ही होगा। निर्मला देवी घर पहुंचती है और पीछे से सपना भी आती है। करण सपना को देखकर पूछता है, कहाँ थी? तुम्हें कितनी बार फोन किया लेकिन मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? सपना अपना फोन चेक करती है और कहती है, सॉरी करण, मोबाइल साइलेंट पर थी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। करण कहता है, अभी नहीं, राजवीर हमारा वेट कर रहा है, पहले उससे मिलते हैं। निर्मला देवी को देखकर नीलिमा जी उनके कमरे में जाती है और पूछती है, क्या बात हुई है तुम्हारी निर्मला? वह शांत और बहुत ही गंभीर थी। उन्हें शांत और गंभीर देखकर नीलिमा जी पूछती है, बोलो ना, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? मेरा मन घबरा रहा है। निर्मला देवी बोली, वह किसी खास मकसद से आया है जेठानी जी। उन्हें हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है और राजवीर को अपने साथ लेकर जाने की बात कर रहे थे। सब कुछ उनका ही प्लान था। मुझे लगता है कि हमें राजवीर को सब कुछ बता देना चाहिए। अब सही कह रही थी, इस सगाई को भी रोक देनी चाहिए। हमसे हमारा राजवीर छीन लेंगे वह। नीलिमा जी बोली, शांत हो जाओ निर्मला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो झूठ बोल रहे हैं, बात कुछ और है। राजवीर को अपने साथ ले जाने के लिए 25 साल का इंतजार क्यों? 25 साल हम सबसे छुपकर क्यों रहना पड़ा उन्हें? मकसद कुछ और है जिससे वो हमें भ्रमित करना चाहते हैं। और तुम बार बार क्यों भूल जाती हो कि यदि राजवीर को सच बताए तो अपना भी सच बताना होगा, और शायद वो यही चाहते हैं। वही राजवीर से करण और सपना मिलते हैं और करण कहता है, सॉरी यार, हमने पूरी सोशल मीडिया छान लिया लेकिन आनंद सरताज की एक भी तस्वीर नहीं थी। हाँ, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं जो उसके इलीगल कामों की व्याख्या करते हैं। दुबई में उसका नाम का सिक्का चलता है लेकिन उसका चेहरा किसी ने नहीं आज तक देखा। सपना भी बोली, वो अपने सारे काम डार्क वेब के थ्रू ही करता है। अलग अलग लोगों से अलग अलग नाम और अलग अलग पहचान के साथ मिलता है। आनंद सरताज का असली चेहरा किसी ने आज तक नहीं देखा है। यह भी हो सकता है कि जिस आनंद सरताज से हम मिले हैं वो असल में आनंद सरताज हो ही ना। और सबसे हैरानी की बात है, उसके इलीगल कामों के बारे में इंडियन गवर्नमेंट को मालूम कैसे नहीं है, या सिर्फ हम ही उसके बारे में ये सारी बातें जानते हैं? करण ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि वो अपने पासपोर्ट पर किसी और के नाम से आया हो, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अनजान है। राजवीर बोला, जितना हम समझ रहे हैं उससे बढ़कर कुछ और है। दुबई में हमारे जितने आदमी हैं करण, उन्हें एक्टिवेट करो। आनंद सरताज की कोई भी जानकारी मिले तो वो हमें इन्फॉर्म करे। और हाँ, आनंद सरताज को भी मालूम नहीं चलनी चाहिए कि उसकी असलियत हमें मालूम है। जैसे वो हमारे साथ व्यवहार कर रहा है वैसे ही हमें भी उसके साथ व्यवहार करनी होगी। फिर राजवीर करण और सपना के चेहरे को देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों को कुछ और भी कहना है क्या मुझसे? सपना पूछी, वैदे ही उसके बारे में बात करनी है राजवीर। उसके साथ जो भी हुआ वो सब हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उसे सिंघानिया मेंशन लेकर आए। क्या यह सही है? तुम वंदना से सगाई करने वाले हो और हम सब जानते हैं कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। जरा सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी और कितने दर्द और तकलीफ दोगे उसे। बस भी करो यार, अब उसे आज़ाद कर दो। मेरे ख्याल से उसे हमारी दुनिया से अलग ही रहना चाहिए। राजवीर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है सपना, उसे इस तरह से अपने ही घर में नज़रबंद करके रखना अच्छा लगता है मुझे?
क्या मुझे तकलीफ और दर्द नहीं होती है? बहुत होती है यार, लेकिन मैं तो इतना विवश हूँ कि उसको अपना दर्द और अपना तकलीफ भी नहीं दिखा सकता हूँ। करण पूछा। ऐसा क्या हुआ है राजवीर? तुम कहना क्या चाहते हो? राजवीर ने कहा, जब मैं बेंगलुरु पहुंचा उससे पहले ही मैंने संजय के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लिया था। संजय बहुत पहले से ही उस पर अपनी नज़र रखा हुआ था। उसने खुद ही बताया था कि वो वैदेही को बेंगलोर तक लाना, उससे शादी करना सब उसका ही चाल था, क्योंकि वो अपने बाप का यानी कि मिस्टर शाह के मौत का बदला मुझसे लेना चाहता था। लेकिन सच सिर्फ यही नहीं है, सच कुछ और भी है, क्योंकि वैदेही की कुछ तस्वीरें पहले से ही उसके पास थी। उन तस्वीरों को वो कहीं भेजने की तैयारी कर रहा था। कुछ तस्वीरों को तो उसने एडिट कर रखा था। मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी और के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो मुझसे बदला लेने के लिए अपने प्रोफेशनल काम को पर्सनल बना लिया था। इसलिए मैंने सेरा से कहा है कि वो उस शख्स का पता करे। आईपी एड्रेस के थ्रू हम उस शख्स तक पहुंच सकते हैं। यह बहुत बड़ा ट्रैप था जिसमें वैदेही को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। मैं तो इस बात से डर जाता हूँ कि यदि मैं समय पर नहीं पहुँचता तो मैं वैदेही को हमेशा के लिए खो सकता था। उसे खुद से आज़ाद करने का मूल्य मैंने चुकाया है सपना, इसलिए मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। वैदेही का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ सेफ है। यदि वो घर से बाहर गई तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा और यह मुझे मंजूर नहीं है, चाहे इसके लिए मुझे उसे कितनी भी तकलीफ और दर्द क्यों ना देना पड़े, वो सब मुझे मंजूर है। करण बोला, यदि ऐसी बात है राजवीर तो फिर हमें जल्द से जल्द उस शख्स तक पहुंचना होगा। वहीं दूसरी ओर वैदेही निर्मला देवी के सामने आ जाती है और वह उसे देखकर चिढ़ते हुए पूछती है, कब तक तुम यहाँ रुक रही हो? कैसी लड़की हो? अपने परिवार की याद नहीं आती है? यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है? समझ सकती हूँ कि तुम जैसी लड़कियों का क्या हाल होता होगा जब उनकी नज़र ऐशो आराम वाली जिंदगी पर पड़ती है। आदत हो जाती है ना, छोड़ने में बहुत तकलीफ होती होगी, जैसे आपको आदत हो गई है। राजवीर उनकी तरफ आते हुए बोला तो निर्मला देवी चुप हो गई। वैदेही हैरानी से दोनों को बारी बारी देखे जा रही थी। अब तक आप क्यों रुकी हैं यहाँ? आपकी चोट भी ठीक हो गई है, लेकिन अभी तक गई नहीं आप। क्या मैंने कुछ कहा इस बारे में? यह घर मेरा है, यहाँ कौन रुकेगा और कौन जाएगा यह डिसाइड मैं करता हूँ, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। आइंदा वैदेही से तमीज के साथ पेश आइएगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। अपने बेटे के मुंह से कठोर शब्द सुनकर निर्मला देवी की आंखें भर आई थी और यह देख वैदेही को बहुत ही बुरा लगा। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले राजवीर उसकी कलाई पकड़कर कमरे में लेकर आ गया। वैदेही पूछी, कैसे इंसान हो तुम? क्या किसी से भी तुम ऐसे ही रूड होकर बात करते हो? उनका उम्र का तो ख्याल किया होता। तुम्हारी माँ जैसी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी तुमको, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर किसी को अपना रौब दिखाना होता है। सच, तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें थोड़ा तमीज सिखा देती कि औरतों से कैसे बिहेव करनी चाहिए। वैदेही की बातें राजवीर के दिल पर लग रही थी और वह बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर निकल आया। इससे क्या हो गया? मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया क्या? अच्छा ही तो किया, बहुत सुनाता है मुझे। अब मालूम चलेगा कि उसकी बातों से मेरा कितना दिल दुखता है। कम से कम यह तो सोचता कि वह माँ जैसी है। वह माँ जैसी नहीं, वह उनकी माँ ही है मैम। मैरी कमरे में खाना लेकर आते हुए बोली। यह सुन वैदेही हैरान रह गई। क्या क्या कहा तुमने? हाँ मैम, आपने सही सुना। निर्मला मैम राजवीर सर की असली माँ है, लेकिन सर उनसे बहुत नफरत करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कोई अपनी माँ से नफरत कैसे कर सकता है? वैदेही बड़ी मासूमियत से पूछी। यह तो नहीं मालूम मैम, लेकिन जब से मैं यहाँ काम करी हूँ तब से सर को अपनी माँ से नफरत करते ही देखा है। उनकी माँ तो उनके सामने बहुत ही कम आती है। उनके लिए तो सब उनकी बड़ी माँ ही है। इस घर में या यूँ कहूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार राजवीर सर अपनी बड़ी माँ और अपनी छोटी बहन खुशी से ही करते हैं। यह सुन वैदेही सोच में पड़ गई थी। मैरी ने कहा, आप ज़्यादा मत सोचिए मैम, खाना खा लीजिए। वैदेही अपनी सोच से बाहर आई और वो खाना खाने लगती है। वैदेही मैरी से थोड़ा क्लोज हो गई थी और वो अब तक राजवीर के बारे में ही सोच रही थी। वह बोली, मैरी,
क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैरी उसे सवालिया नज़र से देखने लगी। मुझे यहाँ से निकलना है। कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। प्लीज़ मेरी मदद कर दो, वैदेही ने आग्रह किया। मैरी मुस्कुरा दी और बोली, मैम, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। राजवीर सर की मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। यदि आपको यहाँ से जाना है तो आपको राजवीर सर का विश्वास जीतना होगा। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि आप कहीं नहीं भागने वाली हैं। और प्लीज़ मैम, अब भागने की कोशिश भी मत कीजिए। राजवीर सर का गुस्सा आप नहीं जानती है। यह कह मैरी चली जाती है और वैदेही सोचती है, मुझे यहाँ से जाना है किसी भी हाल में, चाहे इसके लिए मुझे उस राजवीर सिंघानिया का विश्वास ही क्यों न हासिल करना पड़े। अब धोखे के बदले धोखा ही होगा। 1000 धोखा उसने मुझे दिया और अब एक धोखा मेरे देने की बारी है। राजवीर अपने स्टडी रूम में था और वहीं वैदेही जाती है। राजवीर कोई बुक पढ़ने में मशगूल था। यह देख वैदेही वहां से जाना ही ठीक समझी और वह जाने के हुई तो राजवीर बिना नजरें उठाए बोला, अंदर आ जाओ। वैदेही खुद से बड़बड़ाई, क्या इसके पीछे भी आंख है? बिना देखे समझ गया कि मैं ही हूँ। ज़्यादा दिमाग के घोरे मत दोहराओ। तुम्हारी खुशबू और एहसास ही काफ़ी है मुझे यह बताने के लिए कि तुम मेरे आसपास ही हो। राजवीर अपनी नज़रें उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, आ जाओ अंदर। हमेशा से तो मैं ही आया हूँ तुम्हारे पास। बहुत कम हुआ कि तुम मेरे पास आई हो, इसलिए यह सुनहरा मौका मैं जाने नहीं देना चाहता हूँ। वैदेही बोली, वह मैं तुम्हें सॉरी कहने आई थी। राजवीर पूछा, सॉरी? इसलिए? ओह, अब समझा। अभी कुछ देर पहले रूम में मुझसे जो कुछ कहा उसके लिए? राजवीर ने कहा, तुम्हें उसके लिए सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखती है उस चीज़ के लिए ना ही मैं ज़्यादा सोचता हूँ और ना ही उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। वैदेही पूछी, यू मीन योर मॉम? तुम अपनी मॉम के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ऐसा क्या है जो तुम अपनी मॉम से इतना नफरत करते हो कि वह तुम्हारे सामने भी आने से डरती है? यह सुन राजवीर रूड होकर बोला, इट्स माई पर्सनल लाइफ, इससे दूर रहो वैदेही। यदि तुम्हें अपनी बात करनी है तो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। वैदेही भी गुस्से में आकर बोली, तुम्हारी लाइफ पर्सनल है और मेरी लाइफ, उसका क्या? जिसमें जब तुम्हारा मन आया तुम दखल देने आ जाते हो। मेरी गलती थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वैदेही जैसे ही पलट कर जाने की हुई उसका पैर ट्विस्ट कर गया और वो गिरने ही वाली थी कि राजवीर उसका हाथ को थाम लेता है। वह बोला, संभल कर वैदेही। वह बहुत ही गुस्से से उसकी ओर देखी और बोली, छोड़ो मुझे। सोच लो वैदेही, यदि छोड़ा तो बहुत जोर की लगेगी तुम्हें। राजवीर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा तो वैदेही चुप हो गई। राजवीर उसे अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाकर उसके बिस्तर पर लेटा देता है और कहता है, गुड नाइट, अब आराम करो। यह कह वह अपने कमरे में चला जाता है और वैदेही बहुत ही आश्चर्य से बस उसे जाते हुए देख रही होती है। यह क्या है? इसको समझना कितना मुश्किल है। कब क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी ओर आनंद सरताज से मिलने वंदना उसके कमरे में आती है। उसे देख वह पूछा, क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही है? अच्छा ही है तुम चली आई, मैं खुद तुमसे बात करने का मौका ढूंढ रहा था। दरवाज़ा बंद कर दो। वंदना दरवाज़ा बंद कर देती है और बोली, आगे का क्या प्लान है अंकल? आपने जैसा कहा था अंकल, मैंने वैसा ही किया। यूएसए में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीलिमा जी से मिलना, उन्हें आनंद सरताज की खुद को बेटी बताना, उन्हें इम्प्रेस कर इंडिया आना, बिजनेस के बहाने उनके घर में घुसना और फिर राजवीर से प्यार करके सगाई तक बात पहुंचाना। आनंद सरताज ने कहा, थैंक यू बेटा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं इस एहसान को कभी भूल नहीं पाऊंगा। एहसान कैसा अंकल? आपके लिए जान भी दे दूं तो भी कम है। आप नहीं होते तो शायद मैं, मॉम और भाई जिंदा नहीं बचते, सुसाइड कर चुके होते। डैड के जाने के बाद आपने एक पिता की तरह हमें संभाला है। इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ, लेकिन अब आगे क्या करना है मुझे अंकल? आनंद सरताज ने कहा, बस हमें यह नाटक जारी रखना है कि तुम मेरी ही बेटी हो। तुम्हें राजवीर से शादी कर उसे दुबई लाना होगा। यह तुम्हारी आखिरी मकसद होनी चाहिए। बाकी मैं सब संभाल लूँगा। अब तुम जाओ, आराम करो। वंदना के कमरे से निकलते ही आनंद सरताज के मोबाइल पर
उसके बॉडीगार्ड स्माइली का फ़ोन आता है। वह फ़ोन उठाकर पूछता है, बोलो क्या खबर है? क्या था आनंद सरताज का मेन मकसद? वह क्यों राजवीर को दुबई ले जाना चाहता था? कौन थी वंदना? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।